हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। टायर 2 का पेपर है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब ये आपकी एक ही शिफ्ट हुई है। और इसमें हम जो देखने वाले जीके प्लस जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखते हैं, तो देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। बोला कि सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल के साथ हमें कौन सा लिंक्स बनाना है। यहाँ पर लिंक हमें बताना है कि फर्स्ट किसके साथ मैच होगा, सेकंड किसके साथ मैच होगा। तो देखो, वही इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। बोला कि जो इलेक्शन कमीशन में जो भी इलेक्शन करवाए जाते हैं वो किसी के पावर में होती है। वो पावर किसकी होती है? सुपरिंटेंडेंस की होती है, डायरेक्शन की होती है और कंट्रोल की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इस पॉइंट में क्या करवाया जाता है? फेयर फ्री फ्री और फेयर इलेक्शन किया करवाए जाते हैं। तो ठीक है, ओके। तो ये कुछ आर्टिकल में हो गई आपका 324 आर्टिकल है। यहाँ पर आर्टिकल 324 होगा, राइट। पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की पावर आपकी कहाँ पर होगी? 327 में होगी। यहाँ पर आपका 327 आर्टिकल होगा। बार ऑफ इंटरफेरेंस कौन रह जाएगा? 329 होगा। ठीक है, कि 329 में क्या बोला कि कोर्ट का मामला हो सकता है। कोर्ट इसको इलेक्शन को खत्म भी कर सकती है, मतलब कोर्ट पे डिपेंड रहेगा 329 के अकॉर्डिंग। बाकी इसके और आर्टिकल मैं बता देता हूँ आपके। तो यहाँ पर हम 325 डिस्कस करेंगे, 326 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 328 रहेगा ना, 328 डिस्कस करेंगे। तो 25 में क्या है? तो 25 में एक वो चीज होती है जो मतलब धर्म रंग भेद के आधार पर जब भी इलेक्शन कराते तो वो ऐसा कोई अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि नो स्पेशल कास्ट, नो स्पेशल कास्ट, रिलीजन और रेस। ठीक है, तो इनके आधार पर हम इलेक्शन नहीं करा सकते। सभी के लिए इलेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, 326 क्या कहता है आपको? 326 ये कहता है कि इलेक्शन होंगे कहाँ कहाँ होंगे? लोकसभा, एक तो लोकसभा में होंगे, प्लस में कहाँ होंगे? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव के आपके क्या होंगे? इलेक्शन होंगे स्टेट में। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे आपके पूरे स्टेट में। और 328 क्या कहता है? 328 कहता है, देखो 327 में क्या पावर ऑफ पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट को हम लोकसभा के अकॉर्डिंग चलते हैं। और आगे क्या बोला है? लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे लेजिस्लेचर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लेजिस्लेटिव दिखा है। तो यहाँ पर पावर ऑफ लेजिस्लेटिव हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये आपके सारे आर्टिकल थे। और एक चीज और देख लो, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। तो ये पार्ट 15 में आपका ये आता है। ठीक है, और पार्ट 14 में कौन आएगा? आपका यूपीएससी आएगा। ठीक है, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया। ठीक है, तो ये आपके 14 पार्ट में आते हैं। और यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे 315 से 323। तो इसके बारे में नॉलेज ले लेना। तो हमारा क्या मैच हो रहा है? फर्स्ट के साथ 324 हो रहा है, तो बी के साथ फर्स्ट आएगा। 327 के साथ सेकंड है, 327 के साथ सेकंड है, और 329 के साथ थर्ड है। तो ये मैचिंग आपकी होनी चाहिए। देखो, तो करेक्ट ऑप्शन में क्या बोला? फर्स्ट बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। टू सी के साथ है, और थर्ड ए के साथ है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को। तो भाई लिस्ट वन में आपको क्या दे रखा है? केमिकल कंपाउंड दे रखा है। लिस्ट टू में स्पेसीज दे रखी होंगी। तो हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, एक एक वर्ड का अर्थ समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोला है? करकम्ब इनोइड्स। ठीक है, जो भी है, तो ये आपका टर्मरिक होगा। और इसके फंक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। देखो, ये तो लाइट येलोस, येलोइश मतलब बिल्कुल पीलापन में आपको दिखाई देगा, मतलब हल्के से पीलापन में। ठीक है, तो इसका कलर तो ये सा हो जाएगा, राइट। और इसका साइंटिफिक नेम, मतलब टर्मरिक का जो साइंटिफिक नेम, ये लिंक है तो इसका मतलब इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब एक दोनों के पॉइंट सेम रहेंगे। तो इसका साइंटिफिक नेम जो होगा
करकमा लंगा, करकमा लंगा इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ठीक है। और ये किस किस में यूज होता है, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट होता है। साथ में क्या होता है, एंटी इनफ्लेमेबल होता है। मतलब जहां पर आग आग लग जाती है, मतलब जहां से जलन होती है वहां पर हम टर्मरिक हल्दी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो मेन काम तो ये होता है, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट ये आपके कैंसर के इलाज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसमें विटामिन पाया जाता है विटामिन सी और ई, इसमें विटामिन पाया जाता है, ठीक है। अब टर्मेरिक के बारे में देख लो, टर्मेरिक टर्मेरिक के बारे में इंडिया में क्या क्या है। तो टर्मरिक को हम इंडियन शेफ्रॉन भी बोलते हैं, इंडियन शेफ्रॉन भी बोलते हैं। ओके, इंडियन शेफ्रॉन भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन स्पाइस बोलते हैं, ठीक है, सुनहरी मिर्ची बोलते हैं, राइट। तो ये आपका आंसर है टर्मरिक के बारे में, और टर्मरिक से रिलेटेड करकम मिनोइड्स के बारे में, ठीक है। बोला कि वन एट सिनेल वन एट सिनेल देखो, वन एट सिनेल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वैसे इसका मुझे ज्यादा पता नहीं। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन होगा, तो इसमें फर्स्ट दिखा रखा है राइट आंसर में। तो इसको हम किस में यूज, अगर आप देखोगे जो भी आपकी गुलाब की शीशी होगी तो उस पे ये लिखा हुआ वन एट सिने ऑयल। वन एट सिने ऑयल कहाँ होता है, तो रोज मेरी में आपका यूज होता है, जहां पर सेंट खुशबू आती है जो भी आप गुलाब की, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपका एंटीऑक्सीडेंट भी है, जहां पर आपकी जलन वगैरह हो जाती है वहां पर इसको लगा सकते हो। और इससे ट्रीटमेंट किस किस का हो सकता है, रेस्पिरेटरी जितने भी अपने सिस्टम है, सांस लेने की जो भी बीमारी है वहां पर इसका इलाज किया जाता है। साथ के साथ कार्डियो में भी इसका इलाज कर दिया जाता है। कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, इससे इसके इलाज के लिए यूज होगा। तो बी का फर्स्ट होगा, ठीक है। यूगेनोल क्या है, यूगेनोल, यूगेनोल एक तरह की एनर्जी है, एक तरह का ऑयल है, ठीक है। ऑयल है तो इसका मतलब देखते हैं कौन सा। बाकी इसने क्लोव बोला है, ये भी तो एक ऑयल है, ठीक है। ऑयल पे ज्यादा, ऑयल पे ये आपको लिखा मिलेगा यूगेनोल। यूगेनोल क्या होता है, देखो फॉर्मूला देख लो एक बार, C10H12O। तो यहाँ पर यूगेनोल का फॉर्मूला होता है, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जो भी फूड वगैरह में टेस्ट आता है ना, फ्लेवर होता है, फूड फ्लेवर हो जाएगा। जहां पर भी फ्लेवर दिखाई देगा ना, जहां पर भी फ्लेवर आपको दिखाई देगा किसी भी चीज का, वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ओके। और ये ट्रीटमेंट में पूछ देख लो, ट्रीटमेंट क्या क्या काम करते हैं। एक तो रेस्पिरेटरी में तो सारे काम कर रहे हैं अब तक, ठीक। और साथ में इसका अलग से जहां पर आपको गैस वगैरह बनती है, तो इंटेस्टाइन को साफ करने का भी काम ये करता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सी का फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी का फोर्थ है। तो डी का टू आ जाएगा, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में देखो काली मिर्च क्या क्या काम करती थी। तो ये पाइपर पिपरिन। तो ये पिपरिन पहले तो आप समझ लीजिए पिपरिन क्या काम करता है। तो ये आपका काम करता है पेपर वाइन में काम करता है, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है C70H19NO3, भरपूर एनर्जी यहाँ से मिलती है आपको। और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये आपका नाइट्रोजन की फैमिली है, नाइट्रोजन की फैमिली है। इसके साथ साथ आप अगर देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ साथ, तो नाइट्रोजन कहाँ काम करता है अपने शरीर में, लिपिड में काम करता है। लिपिड में भी कैसे काम करेगा, प्रोटीन के रूप में काम करेगा। तो ये आपकी लिपिड की फैमिली भी आ जाएगी, लिपिड फैमिली आप कह सकते हो, ठीक है। और लिपिड में क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। और फैट से जैसे भी संबंधित जो भी चीज होती है ना, वो लिपिड में आती है अपने शरीर में, ठीक है। और तो ये आपको बता दिया कि ये पेपरिन का जो भी मेरे याद था इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि based on current scientific knowledge, it is currently postulated that the earth has estimated age of। तो यहाँ पर अर्थ की एस्टिमेटेड एज पूछी है। तो ये आपका एनसीईआरटी, जहां से भी आप एनसीईआरटी क्लास आई थिंक नाइन्थ और टेंथ के एनसीईआरटी में ही लिखा होगा कि लगभग इतने
साल का होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये अगर मैं होता तो इस पेपर में या तो ये लगाता या फिर ये लगाता, इनमें से कोई एक तुक्का लगाता, क्योंकि मुझे पता था 45 के अराउंड है, 45 के मल्टीपल में है। तो आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फेलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार एंड रोलिंग स्टोन एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। मतलब जिस चीज में मोशन हो रहा है, जिस चीज में आप कुछ चला रहे हो, तो वहां का क्या यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? किसी भी चीज को चलाने का या धक्का देने का काम करती है। पोटेंशियल एनर्जी, रेडिएट एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी क्या होती है? वही पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मोशन के रूप में काम करेगा ये। और मोशन के रूप में काम करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 mv²। तो ये इसका फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, mgh। मतलब एम मास, ग्रेविटी और हाइट, ठीक है। तो इन तीनों का मल्टीपल हो गया, और यहाँ से इसका काम क्या आगे रहेगा? सिर्फ रेस्ट का काम रहेगा। एक जगह खड़े खड़े इसने पोटें अपनी एनर्जी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है? एनर्जी क्रिएट अगर ये करता है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक जगह खड़े रहेगा तो इसका मतलब ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होगी वो क्या करेगी? एक जगह रहते रहते क्या करती है? एक एनर्जी क्रिएट करती है, ठीक है, जो इससे कि किसी चीज को वो अपनी तरफ खींच लेती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी क्या कहती है? ये भी आपकी एक पोटेंशियल एनर्जी। और इससे हम क्या चला सकते हैं? जितनी भी मोटर्स होती हैं, जैसे फैन की मोटर हो गई, जितनी भी मोटर्स हैं, यहाँ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके केमिकल हो जाता है, जैसे केमिकल कुछ भी फॉर्मूला हो जाता है, तो वो भी एक जगह रहते रहते अपनी एनर्जी क्रिएट करती है। तो इसके साथ साथ एक थर्मल एनर्जी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसी में। थर्मल एनर्जी जो भी आपकी लाइट वगैरह आती है, तो यहाँ से आपका क्या होता है? एक जगह रहते रहते ही वो ट्रांसफर करती है एनर्जी को, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। रेडिएंट एनर्जी है। तो रेडिएंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू E। अगर रेडिएंट एनर्जी है तो ये आपको क्या होगा? कुछ हाइट होगी, कुछ विजन होगा, ठीक है। तो V वेलोसिटी भी आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो इसका काम क्या है रेडिएंट का? तो रेडिएंट का आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट काम तो क्या है? ये सनलाइट से प्राप्त होते हैं, हमें सनलाइट से। ओके। अगर ये सनलाइट से प्राप्त होती है तो इसका मतलब ये क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। फोटोसिंथेसिस से अगर आप समझ गए तो आप ठीक हो। तो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, साथ के साथ ये फोटोन का काम करेगा। और फोटोन का मतलब क्या होता है? फोटोन का मतलब होता है हीट क्रिएटेड। कहीं ना कहीं से हीट क्रिएट होगी, और हीट क्रिएट होगी तो हमारे में एनर्जी आएगी। और साथ के साथ इसका एक और इम्पोर्टेंट काम देख लीजिए, जो भी विजन होता है अपना, विजन करने में भी ये काम एनर्जी काम आती है, ठीक है। इलास्टिक एनर्जी क्या होती है? खिंच मतलब इलास्टिक, लचीला, ठीक है। तो ये कुछ लचीली चीज होगी, तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला पहले देख लीजिए। यू को हम इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। 1/2 k इंटू पोजिशन ऑफ, ये आपकी क्या है? चेंज इन पोजीशन है। ये कहाँ से आया? काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से आया। बेशक आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल वो के वो है। तो के क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है कुछ भी। और डेल एक्स क्या है? आपका चेंज है एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका ज्यादातर यूज तो होता नहीं। ज्यादातर हम यूज किस में करते हैं? स्प्रिंग वगैरह में इसका यूज करते हैं इलास्टिक एनर्जी का। और स्प्रिंग में क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम स्प्रिंग को कितना भी एक्सपेंड करें, वो वापस उसी जगह पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे, हर एक ऑप्शन समझ आ गया। बोला कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट और बताना भूल गया, तो यहाँ पर मैं आपको एसआई यूनिट बता देता हूँ। जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जी, किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी, तो ऑल एनर्जी का फॉर्मूला एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है अपना जूल, ठीक है। ओके। हर एक एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। और जूल इसके साथ साथ किसका होगा? हीट का होगा। क्योंकि हीट से भी तो हम एनर्जी ले रहे हैं। और साथ में वर्क का भी एसआई यूनिट क्या होगा?
जूल होगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिकुलर इन एसआई यूनिट आइडियल गैस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इसको मैं कुछ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे पता नहीं। तो आप इसको चेक कर ली। वैसे यहाँ यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा, बाकी आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपका आया है। बोला कि 36 नेशनल गेम जो हुए हैं 2022 में, तो करेक्ट आंसर बताने हैं पोजीशन और स्टेट। यहाँ पर पोजीशन बोली गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन जो थी ना, तो जितनी भी सर्विसेज थी, मतलब गवर्नमेंट सर्विस, रेलवे वगैरह, पुलिस वगैरह, जितनी भी सर्विसेज हैं, तो फर्स्ट पोजीशन उसकी आई। तो फोर्थ यहाँ पर सर्विसेज बोल दिया गया है। सेकंड किसकी आई थी? सेकंड आपकी आई थी महाराष्ट्र की। तो सेकंड महाराष्ट्र की आई थी, तो यहाँ पर हम सेकंड को महाराष्ट्र में काउंट करेंगे। और थर्ड पोजीशन हरियाणा की थी उसमें, और फोर्थ पोजीशन कर्नाटका की थी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपके बनेंगे। राइट। तो यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की हाल फिलहाल दो कैपिटल हैं, ठीक है। तो एक तो आप जानते हो कि मुंबई होती है, ठीक है, मुंबई है। और दूसरी है इसकी नागपुर। ठीक है। तो नागपुर को यहाँ पर कैपिटल बना दिया गया है। और नागपुर कब की कैपिटल रहेगी? विंटर की कैपिटल रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में, दो कैपिटल के बारे में जान लिया आपने, और साथ के साथ महाराष्ट्र के बारे में गवर्नर कौन है, गवर्नर आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रमेश व्यास इसका क्या है? गवर्नर है। रमेश व्यास गवर्नर रहेगा। और इसका जो सीएम है, सीएम कौन रहेगा इसका? चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे। तो ये कुछ दो तीन पॉइंट आपको याद रखने पड़ेगी। एक तो कैपिटल हो गया, एक गवर्नर हो गया, एक सीएम हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं नॉलेज के लिए। ठीक है। तो अब हरियाणा के बारे में चेक कर लीजिए। तो भाई हरियाणा की जो कैपिटल होगी वो चंडीगढ़ होगी। और चंडीगढ़ के साथ साथ क्या, चंडीगढ़ किसकी और राजधानी रहेगी? हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ रही है। और चंडीगढ़ किसकी और दूसरी राजधानी? चंडीगढ़। किसकी राजधानी? पंजाब की राजधानी भी है, कैपिटल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप गवर्नर याद रखो। गवर्नर कौन है हरियाणा का? गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ का? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। ओके। तो ये थी कुछ हरियाणा के मेन पॉइंट्स। ओके। तो आगे देखिए, कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो भाई कर्नाटक के जो कैपिटल है वो आपकी बेंगलुरु होती है। कर्नाटक की जो कैपिटल होगी वो बेंगलुरु होगी, बेंगलुरु। ठीक है। और बेंगलुरु के कुछ मेन पॉइंट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। बेंगलुरु बहुत फेमस सिटी है और इसके दो तीन नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसका गवर्नर कौन है? इसका गवर्नर थवर चांद गहलोत है। थवर चांद गहलोत। ठीक है। इसका सीएम कौन है? इसका सीएम है सिद्धरमर, ऐसा कुछ नाम है भाई। सिद्धरमैयाई। हाँ ठीक है, सिद्धरमैयाई नाम है। ठीक है। ओके। तो ये कर्नाटक के थे। तो उम्मीद करता हूँ मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर जान गए होंगे। तो नेक्स्ट चेक करते हैं। बोला कि वो अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बादशाह नामा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया बादशाह नामा किसने लिखवाए थे? तो बादशाह नामा लिखे थे अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तो यहाँ पर बादशाह नामा किससे रिलेट करके लिखा गया था? शाहजहां के जो शाहजहां थे, उसने अपने बारे में ये बादशाह नाम लिखवाए थे। ठीक है। तो शाहजहां ने इसके बारे अपने बारे में लिखवाए थे इसमें। और शाहजहां ने किसको अपॉइंट किया था? अब्दुल हामिद लाहौरी को अपॉइंट किया था। ठीक है। ये किस पे लिखवाए थे? कि अकबर, अकबरनामा एक बुक है, अकबरनामा। अकबरनामा जो कि अकबर अकबर के जीवनी पर आधारित है। ठीक है, अकबर के जीवनी पर आधारित है।
ओके। और ये अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी, ठीक है। और बाबर ने क्या लिखा? बाबर नामा, इसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबर नामा के नाम से। और बाबर के बारे में बता देते हैं, बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में अपना मुगल शासन स्टार्टिंग किया था, ठीक है, अपने देश पर। राइट। तो मुगल का स्टार्टिंग किसने की थी? बाबर ने की थी। इनायत खान क्या थे? म्यूजिक लिखते थे और साथ में कुछ शायरी वगैरह ये लिखते थे, ठीक है। तो इस तरह की बुक इसने लिखी थी इनायत खान ने, ठीक है। तो ज्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बारे में बस इतना पढ़ रखा कि म्यूजिक से रिलेटेड इसका ये लिखता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ राइटर्स के नाम है, तो आप जरूर इनको याद रखें, क्योंकि आने वाले पेपर में कहीं पर भी इनको दे सकते हैं। बोला कि चॉइसेस दे रखी हैं, और बोला कि इनमें से कौन सी कैंसर की फॉर्मेशन नहीं है। तो भाई, कैंसर की फॉर्मेशन कौन सी नहीं है? जो ऑप्शन दिया गई ये नहीं है, ग्लियोकोमा नहीं है, क्योंकि देखो इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला। लिम्फोमा क्या होता है? लिम्फोमा एक इस तरह का कैंसर होता है, टाइप ऑफ कैंसर। क्या करता है ये टाइप ऑफ कैंसर? ये आपके अपेंडिक्स की जगह को बेकार करता है, और साथ में ब्लैडर भी, इसका यूज ब्लैडर भी क्या होता है, इससे खराब होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल को भी ये नुकसान पहुंचाता है, ये सेल, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर इस कैंसर के हेल्प से आपके शरीर के अंदर फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी। तो ये लिम्फोमा का काम है। लिम्फोमा कैंसर के बारे में जानकारी, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। कार्सिनोमा, तो भाई कार्सिनोमा किस तरह का कैंसर है? ये आपकी स्किन से स्टार्ट होगा, बाहर स्किन से स्टार्ट होगा, और ये अंदर तक जाएगा। अंदर तक जाएगा, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं आपके पास, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सारे शरीर के अंदर फैल जाएगा, ठीक है। तो रिलेटेड करता है किससे? कनेक्टिव टिश्यू से ही। कनेक्टिव टिश्यू से। जैसे कि आपका क्या हो गया, मसल्स हो गई, स्किन हो गई, बोन्स वगैरह जितने भी हो गए, ये सारे क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को हम बोलते हैं कार्सिनोमा। और सरकोमा, सरकोमा भी इसी को बोलते हैं, जो स्किन से स्टार्ट होंगे और कनेक्टिव टिश्यू को नुकसान पहुंचाएंगे। तो भाई, उम्मीद करता हूँ समझ गया, लेकिन ये ग्लूकोमा कुछ भी वर्ड नहीं है ऐसे बनाने से, ठीक है। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो। तो लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करना है, एसिड और फूड सोर्स आपको दिए गए हैं। तो बोला कि कार्बोनिक एसिड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, H2CO3। ये आपका कार्बोनिक एसिड होता है। इसके साथ साथ ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। एक तो ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या काम करता है, इसके अंदर क्या होता है, सोल्ट होता है, ठीक है। और ज्यादातर सोल्ट होता है, नमकीन, जो नमकीन सा होता है, ठीक है, तो सोल्ट होता है। और सोल्ट के कारण ये क्या होगा, सोडा का यूज होगा यहाँ पर। और सोडा क्या करता है, आपके टीथ को डैमेज करता है, डैमेज द टीथ, ठीक है। तो इसने पूछा कि फूड सोर्स बताना है, तो फूड सोर्स आपको बता दिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, सोल्ट, सोडा, जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सोडा वाटर आपको गिवन दे रखा था, तो ये सोडा वाटर आपके साथ, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ल्यूरिक एसिड क्या होती है? ल्यूरिक एसिड को हम फैटी एसिड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। और फैटी एसिड कहाँ मिलता है आपको पता होगा, कोकोनट ऑयल वगैरह, जो भी कोकोनट में मिलता है, तो कोकोनट के साथ इसको लिंक कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ब्यूटरिक एसिड क्या होता है? ब्यूटरिक एसिड, तो यहाँ तो BU से आप समझ सकते हो कि ये बटर से रिलेटेड होगा, तो बटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है? ये आपका मिल्क से होता है, मिल्क से मिलता है, जो भी हम दूध वगैरह पीते हैं। यूरोसिक एसिड कहाँ पर होता है? सरसों के तेल में होता है, ठीक है। तो जो आप सब्जी वगैरह खाते हैं छोंक लगा के, तो उसमें आप
यूरोसिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ए के साथ में मैंने कनेक्ट किया है 3 को, और बी के साथ मैंने कनेक्ट किया है किसको, फैटी एसिड के साथ किसको किया, कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क सॉरी। सी के साथ मैंने 2 को यूज किया और डी के साथ 1 को यूज किया, तो यहाँ पर ये लिंक हमारे होंगे। तो 3 4 2 1 फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है आपने इस क्वेश्चन से, ठीक है। बोला कि फॉलोइंग सम रीजन्स इन द वर्ल्ड नोन फॉर देयर थ्रिविंग सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या होगा, जैसे कि आपका संतरा हो गए, ठीक है, संतरा हो गए, नींबू हो गए, ओके, मौसमी वगैरह जितने भी सिट्रस फूड है वो आपके क्या कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो आपका मेडिटेरियन रीजन में सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और ये मेडिटेरियन रीजन कौन सा होता है, देखो ये कोई अर्थ है और यहाँ पर इक्विलेटरल लाइन है, जहां पर बारिश की संभावना ज्यादा होती है ना, तो यहाँ पर आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, जहाँ पर गर्मी का एहसास हो वहां पर आपको ये सब कुछ मिलेगा। ओके। तो भाई अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर डिड ध्रुव सेना टू अटेंड हर्ष असेंबली एट प्रयाग इलाहाबाद। बोला कि इनमें से कौन सा ट्रेवलर जो है वो ध्रुव सेना टू द्वितीय या फिर हर्ष से हर्ष की असेंबली में प्रयागराज में आए थे, इलाहाबाद जिसे हम आज के नाम पर इलाहाबाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा साधा मतलब हो जाएगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पे एक ही आपका ट्रेवलर आया था, चाइनीज ट्रेवलर, जिसे हम सांग बोलते हैं। ओके। और ये आपका क्या है, ये एक चाइनीज था, ये आपके चाइनीज था, ठीक है। और ये आपका 630 एडी में आपका यहाँ इंडिया में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी जानकारी लेना था, बुद्ध की जानकारी लेना आया था, बुद्ध। ज्यादातर जो भी सारे ये ज्यादा ट्रेवलर है ना, ये सारे बुद्धिस्ट ही थे, तो बुद्धिस्ट के बारे में ज्ञान लेना आया था। और इसने क्या किया, इसमें से स्पेशल बुद्धिस्ट में हिनायन महायान इसने पढ़ा था, महायान इसने पढ़ा था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसकी, बस जो आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। तो आप देखो फायन कौन है, फायन आपका फर्स्ट ट्रेवलर है जो इंडिया में आया था, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर है ये। और ये भी आपका बुद्धिस्ट मोंक है, ठीक है, जो कि बुद्ध के बारे में लिखता था। इसके साथ साथ इसकी बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है सी यू की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सी यू की। सी यू की इसने एक किताब लिखी थी जो जो कि किसके बारे में थे, बुद्ध के बारे में थे। और ये किसके टाइम पीरियड में आए थे, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आया था। और यहाँ पर इसने ये मतलब कि ये चाइना से 399 में चला, ठीक है। और 399 से चलकर ये इंडिया में आया था 402 में, और 412 तक यहाँ पर रहा था, ठीक है। ओके। तो ये थी कुछ फायन के बारे में, और अब कुछ बातें कर लेते हैं इत सिंह, इत सिंह के बारे में। इत सिंह कौन था, इत सिंह भी एक चाइनीज ट्रेवलर था जो 672 से लेकर 695 तक इंडिया रहा। इसने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। ओके। तो ज्यादा कुछ बात नहीं है, ये तो सिंपल सा मत है। तो मार्को पोलो देखो, मार्को पोलो आपको 1292 में आया था। और ये कहाँ रहा था, ये आपका कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, तट पर आया था, ठीक है। तो ये किस कहाँ आया था, तमिलनाडु में आया था ये, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में किस जगह आया था, तंजौर में, ठीक है, जो आज के नाम तंजौर है। पहले हम क्या कहते हैं, तंजौर पे किसका शासन था उस टाइम पे, रुद्रमा देवी का शासन था, रुद्रमा देवी का शासन था, जो कि किस डेंसिटी की थी, ककेटिया, कुछ ऐसा ही नाम है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि मेन मेन पॉइंट है। तो इसने बोला कि हर्ष के शासन में, हर्षवर्धन के शासन में कौन आया था, हर्ष संघ आया था, ठीक है, 630 एडी में। बोला कि सितंबर 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ किस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लॉन्च ए कैंपेन एम एट वुमेन्स सेफ्टी टाइटल हमार बेटी हमार मान, our daughter our honor, its focus will the creating awareness on safety measuring among school and college going girls and apprentice registration and investing
ऑफ वुमेन रिलेटेड क्राइम। तो भाई यहाँ पर इसने किसी सितंबर 2022 में भी करंट का क्वेश्चन है। तो करंट का क्वेश्चन मैं ज्यादा जानता नहीं, बाकी आप छत्तीसगढ़ लगा सकते हो। हाँ, मैं आपको इसके सब मतलब और स्टेट की जानकारी दे देता हूँ कि और स्टेट में क्या कुछ हो रहा है, मतलब उसकी कैपिटल क्या है, गवर्नर कौन है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो अपना क्या है, नया रायपुर है। नया रायपुर। और अब की बार एक एक और कैपिटल इसकी बनी है, बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर। और इसके साथ साथ इसका गवर्नर कौन है? विश्व विश्वभूषण। इसके गवर्नर है विश्वभूषण, गवर्नर है हाल फिलहाल। इसका सीएम कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश, याद रखना, भूपेश बघेल इसके सीएम है। बिहार में आ जाते हैं। बिहार की जो राजधानी वो आपकी पटना हो जाएगी, और पटना के साथ साथ इसके जो गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। गवर्नर कौन है इसके? राजेंद्र अर्लेकर। और सीएम कौन है? पुराना है, बहुत समय से बनता आ रहा है, नीतीश कुमार, ठीक है। झारखंड। झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है। झारखंड की कैपिटल हो जाएगी रांची। और इसके गवर्नर कौन हो जाएंगे? गवर्नर इसके हो जाएंगे राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। और इसके सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, ठीक है, इसके सीएम है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो हम, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी भोपाल। गवर्नर कौन है? रमेश व्यास। गवर्नर कौन है इसके? रमेश व्यास। और सीएम कौन है इसके? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। और इसको हम पहले भी ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, तो ये आपको याद रह जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? मैच द फॉलोइंग है क्या? ना, हाँ, मैच द फॉलोइंग मैच करना। एरिया ऑफ बेडलैंड टोपोग्राफी। वृद्ध गंगा, शांगपो, सोरो, व्यार। ये तो आपके उसका नॉलेज दे रखी है कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो आप देखोगे सोरो ऑफ, पहले तो सांगपो देख लो, सांगपो किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। और ये सांगपो कहाँ पर बोली जाती है? चाइना में, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र चाइना से होकर आती है, इंडिया में जैसे टर्न करती है अरुणाचल प्रदेश के पास, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोला जाता है? सांगपुर बोला जाता है। तो सी के साथ हो जाएगा आपका सेकंड। सौरभ बिहार। सौरभ बिहार क्या है? एक नदी है सौरभ बिहार, जो कि हिमालय से निकलती है, ठीक है। और वो हिमालय से निकल कर उस वो बिहार में क्या करती है? बाढ़ वगैरह, तबाही वगैरह लाती है, तो वो उसका नाम है कोसी। ओके। तो ये तो सौरभ बिहार। वीर्द गंगा। वीर्द गंगा क्या है? गोदावरी। गोदावरी क्या है? गोदावरी एक अपने साउथ इंडिया की एक नदी है। और इसको हम वीर्द गंगा बोलते हैं, पुरानी गंगा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ओल्ड गंगा, वीर्द गंगा, ठीक है, जितना भी इसका नाम है। और एरिया ऑफ बेडलैंड। बेडलैंड मतलब बुरी, बुरा धरती, मतलब जहां पर बुराई हो, तो वहां पर क्या है? चंबल। आपको सुन रखा होगा, चंबल डाकुओं का इलाका था। तो यहाँ पर बेडलैंड इसको नाम बोल देंगे, तो कुछ इस तरह से इसको बोला गया। ए में 4 आएगा, और बी में 2 आएगा, और सी में, सॉरी, बी में 1 आएगा, सी में 2 आएगा, इसमें 3 आएगा। तो भाई देख लो, लास्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है, ठीक है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, इनमें से कौन सा जो टैक्स लगेगा, जो इनकम होगी, जो पर्सनल पे डिपेंड करेगा, तो पर्सनल इनकम ही रहेगी वो, ठीक है। जो अपने आप, मतलब अपने आप कमा रहा हो और सभी सोर्सेज पर टैक्स दे रहा, तो वो अपना पर्सनल इनकम होता है। अब ग्रोस इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम क्या होती है? डिस्पोजल इनकम। भाई ग्रोस इनकम क्या होती है? तो ग्रोस इनकम क्या होती है? तो ग्रोस इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आप, मतलब जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं कह दूं कि आप सैलरी ले रहे हो, ठीक है, टिप्स ले रहे हो, बोनस ले रहे हो, कहीं ना कहीं से रेंट ले रहे हो, मतलब एक ऐसी इनकम जो आप क्या कर रहे हो।
तो आप क्या कर रहे हो इसमें? इसमें आप कर रहे हो कि आप टैक्स पे नहीं कर रहे, इसमें आप टैक्स पे नहीं कर रहे, और साथ के साथ कोई अदर डिडक्शन भी आप नहीं कर रहे, ठीक है। ओके। तो ये चीज होती है ग्रोस इनकम, राइट। जैसे कि आपकी सैलरी होगी, जो फिक्स सैलरी होती है ना, बाद में डिडक्ट करके देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले सैलरी होती है, फिर उसको डिडक्शन करते हैं, पीएफ वगैरह जो भी कटते हैं, ठीक है। रेंट हो गया आपका, ठीक है, रेंट हो गया कहीं ना कहीं का, टिप्स हो गए, ये सभी ग्रोस सैलरी में आते हैं, ग्रोस इनकम में आते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जहां पर किसी कंट्री में, किसी भी देश में आप किसी भी टाइम पीरियड में सभी सर्विस, कुछ भी सर्विस लेते हो, कुछ सामान वगैरह, जितने भी इस पे वैल्यू ऐड होते हैं ना, सभी वैल्यू को यहाँ पर हम इनकम, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। डिस्पोजेबल सॉरी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो अपने खर्चे के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए या खुद के खर्चे के लिए, जो भी आप इनकम यूज करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। और इस इनकम में हम क्या कर देते हैं? टैक्स पे कर चुके होते हैं, टैक्स पे कर चुके होते हैं, ठीक है। ओके। तो ये कुछ सिमिलर होगा पर्सनल इनकम के साथ, ठीक है। तो ये कुछ चारों ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। बोला कि इनकरेक्टली मैच पेयर बताना है। लॉर्ड डलोजी 1857 की क्रांति के टाइम, लॉर्ड ऑकलैंड फर्स्ट अफगान वॉर, ओके, लॉर्ड कैनिंग वुड्स डिस्पैच 1854। तो भाई क्या बोला कि इनकरेक्ट मैच पेयर बनाना है। तो भाई देखो क्या है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल दे रखे हैं इंडिया के, और एसोसिएटेड से काम दे रखे हैं। तो बोला कि लॉर्ड डलहौजी यार, जो टाइम पीरियड था अपने देश में, वो 1848 से लेकर 1848 से लेकर 1856 तक रहा था, ठीक है। तो ये 1857 से पहले ही था। तो ये जो मैच हो रहा है 1848 से लेकर 1856 तक, ये आपको क्या मैच हो रहा है? 1854 में, देखो बीच में है ना, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी किसके साथ मैच होना चाहिए था? वुड डिस्पेच के साथ, तो ये अपना गलत हो गया, ठीक है। लॉर्ड एक्लैंड कहाँ पर आया था? 1836 से लेकर 1842 तक रहा था अपने इंडिया में। इसने क्या किया? अफगान वार स्टार्ट करवाया, फर्स्ट अफगान वार से स्टार्टिंग इसने ही करवाई थी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इनकरेक्ट हमें बताना, तो इसका यूज करना नहीं, सेकंड आएगा ना, तो ये कट करो, ये कट करो। थर्ड और देख लेते हैं, लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग का अगर आपको टाइम पीरियड याद है, बेस्ट है, ठीक है। तो ये 1856, मतलब डलहौजी के बाद ही ये आया था। 1856 से लेकर 1862, 6 साल अपने इंडिया में रहा था। तो क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में होती थी, ठीक है। तो ये कुछ ईयर्स होते हैं ना, ये अपने आप याद रखो, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा क्या होना है। तो ये थर्ड भी गलत है। तो थर्ड भी गलत है। तो फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड दोनों आपके गलत हैं। बाकी टाइम पीरियड मैंने बता दिया। लॉर्ड कनिंग के टाइम पीरियड में क्रांति हुई थी 1857 की, और डलहौजी के टाइम पे वुड डिस्पैच आया था। और डलहौजी के टाइम पे क्या चली थी? ट्रेन चली थी, ठीक है, 1853 में। और पूछ लिया जाए कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है, महाराष्ट्र में ये। तो यहाँ पर आपको चली थी, ठीक है, ट्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। बोला कि which of the following is a possible criticism of privatization? तो बोला कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है, मतलब नौकरियां जो प्राइवेट कर रहे हैं बार बार सरकार, तो उसका मेन कारण क्या है? तो यहाँ पर मेन कारण देखिए, क्या एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू प्राइवेट बिजनेस? क्या ज्यादातर गवर्नमेंट जो हो रहे हैं बार बार, मतलब गवर्नमेंट लग रहे हैं, क्या वो इंटरफेयर कर रहा है प्राइवेट बिजनेस को? ऐसी कोई बात नहीं है। रिड्यूस्ड कंपटीशन एंड इनोवेशन, नहीं, यहाँ पर एक नेगेटिव थॉट लिखा गया, तो इसका भी हम यूज नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी और एफिशिएंसी का कोई लिंक नहीं बनता यहाँ पर। तो एक ही ऑप्शन आपको बचा है, वही आपका राइट होगा। देख लीजिए, लिमिटेड एक्सेस ऑफ एसेंशियल सर्विस
फॉर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन। तो इसने बोला कि इसका प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, कि हम क्या करें कि थोड़ी बहुत सर्विस अपने अंडर में रखे, लिमिट हो और अच्छे से हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, मैच द फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग फेज वन ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट, पहले तो आप भारतमाला प्रोजेक्ट क्या चीज है वो जान लीजिए। भारतमाला प्रोजेक्ट आपकी रोड के बारे में डिस्कस करता है। रोड अपने इंडिया में क्या है, रोड बनने चाहिए, ठीक है। और ये क्या करता है कि देखो, अगर रोड की बात करें तो ये आपका किस प्रोजेक्ट में आ गया, सॉरी किस मिनिस्ट्री में आ गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट, सॉरी रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये आपकी इस मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री में क्या किया गया है कि रोड बनवाने का काम किया गया था, ठीक है। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट मतलब पूरे भारत को किसी न किसी चीज से जोड़ना होता है, ठीक है। तो बाकी देख लेते हैं, इन्होंने इन्होंने टारगेट बोला है, तो टारगेट मुझे अच्छे से पता नहीं, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच होगा। इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिव रोड्स, एक्सप्रेस वेज, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स। देख लेते हैं क्यों, किसमें कितना टारगेट बनाया गया है। ए को 1 बताया गया है, तो 9,000 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाले बनेंगे। बॉर्डर और इंटरनल कनेक्टिविटी शायद 6,000 हो सकता है, सॉरी 2,000 है। एक्सप्रेस वे 800 है। और इंटर कॉरिडोर ये क्या है, किलोमीटर है सारे, ठीक है। और ये कॉरिडोर 6,000 के रूप में है। तो जो कि आंसर दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना आंसर दिया है, ठीक है। बोला कि अमोंग द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज नॉट इनहेरिटेड। वो इसने बोला कि नॉट इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि जो हम मतलब फैमिली से ना आ रहे हो अपने पास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फैमिली से एक ही चीज नहीं आ रही है मेरे पास, मलेरिया। और ये मलेरिया कहाँ से आता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मच्छर के काटने से आता है, मॉस्क्वाइटो के कट करने से आता है। और ये मॉस्क्वाइटो कौन होता है, एनोफिलीज, एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो होता है। और ये जेंडर क्या होता है इसका, फीमेल होता है, याद रखना, ठीक है। बाकी और चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस कैसी बीमारी है, एक फैमिली बैकग्राउंड बीमारी हो। इसमें क्या होते हैं, इसमें बॉडी जो होती है ना, बॉडी ठीक होने लगती है, मोटापा आने लगता है और स्टिकी फ्लूइड जमा होते हैं। स्टिकी फ्लूइड आपके जमा होने लग जाते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, मकस बोलते हैं, ठीक है। अब मकस की एक बात, खास बात क्या है, ये आपको सांस लेने में तकलीफ देगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो लंग्स में भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और चीज आपका इफेक्ट डालेगा इस पे, ये आपका, ये बीमारी एक चीज पर इफेक्ट और डालती है, ये कौन सी, आई थिंक पैनक्रियाज है, ठीक है। पैनक्रियाज पर की इफेक्ट डालती है, ठीक है, गैस बनाना बंद कर देती है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है, क्रोमोसोम से रिलेटेड ये वर्ड है। क्रोमोसोम से रिलेटेड ये बीमारी है आपकी। और इस बीमारी में क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम सिंड्रोम क्या करता है, इसको 23 की जगह 21 एंड डाउन कर देता है। तो 23 की जगह अगर 21 हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम्स में कमी होना। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, देखो यहाँ पर सीधा सा लिखा हूँ मस्कुलर, ये भी एक फैमिली बैकग्राउंड है। तो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कि देखो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये डिजीज जो है ना बचपन से बच्चों के साथ ही लग कर आती है, ठीक है। चाइल्डहुड से इसके बीमारी स्टार्ट हो जाती है। और ये क्या होता है, मसल्स में वीकनेस, मसल्स में वीकनेस पैदा करती है। और जो भी है आपका वेट नहीं बढ़ता, इसमें इस बीमारी के अंदर क्या नहीं होता, वेट इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ बीमारी थे, कुछ फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप याद कर लीजिए इनको। बोला कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was the gap in literacy rate of males and females।
बोला कि जब हम मेल्स और फीमेल्स का रेशियो करेंगे तो सबसे ज्यादा गैप किस में होगा वो आपको पता लगाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, मिजोरम इज द लोवेस्ट लोवेस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर इलिटरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, आपके ट्राइब्स वगैरह ज्यादा रहते हैं, और इसके बाद राजस्थान आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल लो है, तो इसमें मेल और फीमेल का लोवेस्ट रेशियो जो होगा वो बिल्कुल कम होगा। तो बिल्कुल कम होगा, तो यहाँ पर रेशियो गैप पूछा है, गैप पूछा है। लेकिन राजस्थान में इसका गैप हो सकता है, केरला में क्यों नहीं? केरला क्या है, हाईएस्ट इलिस्ट सॉरी हाईएस्ट लिटरेट पीपल यहाँ पर रहते हैं, मेल भी और फीमेल भी। और मेघालय, मेघालय की बात करते हैं। अभी देखो, किसका पूछा है, सबसे पहले राजस्थान का पूछा है, तो राजस्थान का आप देखिए, लगभग 79 जो रेट है वो मेल का है, और 52 जो है वो फीमेल का है। तो यहाँ से आप रेशियो खुद चेक करने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, इसके बाद हम केरला का पता लगा रहे हैं, तो केरला का कितना होगा, तो केरला का 96, अप्रोक्स 90, अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, 96 केरला का मेल का है। तो पहले मेल लिख रहा हूँ, फिर फीमेल लिख रहा हूँ। और 91 के अप्रोक्स शायद फीमेल है यहाँ पर, ठीक है। मिजोरम देख लीजिए, मिजोरम का क्या है, मिजोरम का 93 जो है वो मेल है, और 89, तो नहीं, शायद लोवेस्ट मेघालय है, आई थिंक सो। तो लोवेस्ट मेघालय होगा। तो मेघालय में देख लेते हैं, तो 75 72 यहाँ पर अप्रोक्स, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर रेशियो ये दिए गए हैं। और देखो सबसे ज्यादा गैप किस में है, इसी में गैप है, और बाकी में कम है। इसमें कितने का कम है, 3 का, इसमें कितना, 4 है, इसमें 5, और इसमें चेक करिए कितना है, 80 से सीधा 52, 28 का गैप है। तो यही आपसे पूछा गया था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, तो ये आपका आंसर, राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कमेटी हैड सजेस्टेड ए पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। बोला कि किसकी वजह से अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं कर पा रहे, वो किसकी वजह से, मतलब उस पे पेनल्टी और पनिशमेंट कौन, किसने सजेस्ट किया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था, ठीक है। ओके, तो थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में विचार लेते हैं। तो भाई फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये ऐड कब की गई, ये ऐड आपकी की गई 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। 42 अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया, जब आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की, किसने, स्वर्ण सिंह ने। ओके, ये आपका कब हुआ था, 1976 में, 42 अमेंडमेंट। और इसमें क्या है, इसमें टोटल 11 ड्यूटीज आपको बताया गया है, 11 ड्यूटीज की, मतलब 11 ड्यूटी आपके इंडिया के अंदर होनी चाहिए। आप किस तरह से काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देश को सम्मान में, देश के, मतलब जो भी है, मतलब देश के रिगार्डिंग कुछ अच्छा ना अच्छा आपको करना चाहिए। और ये 42nd का अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हुआ था। तो ये पार्ट आई थिंक 4 के अकॉर्डिंग आएगा, पार्ट 4 में इसको दिखाया गया, और इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल 51A, यहाँ पर इसका आर्टिकल दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिस्कशन था, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने यहाँ पर इसको चेंज करवाया था, ठीक है। तो बोला कि व्हाट आर द एलिमेंट इन ग्रुप जीरो कॉमनली नोन एज, तो बोला है कि जीरो, और जीरो ग्रुप में देखो, अगर आपने वैलेंसी अच्छे से पढ़ी हो, तो वैलेंसी जीरो कहाँ होती है, वैलेंसी जीरो कहाँ पर होती है, नोबल गैस में होती है। ओके, नोबल गैसेज में क्या होती है, जीरो होती है। तो नोबल गैसेज अपने यहाँ कितनी होगी, तो नोबल गैसेज को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, याद रखो। इनर्ट गैस के अंदर क्या होंगे, ग्रुप जीरो होंगे। और नोबल गैसेज में कौन कौन सी आती है, एक तो सबसे फेमस होती है हीलियम, आपकी हीलियम आती है, ठीक है। हीलियम के बाद आपकी नियोन आती है, नियोन। फिर आपके आर्गन भी नोबल गैसेज में आती है। और क्रिप्टन, क्रिप्टन का तो हम कैसे बोल सकते हैं, क्रिप्टन,
और जिनोन फिर आपका जिनोन आता है। और फिर लास्ट में आपका आता है रेडोन और ओगनेशन। ठीक है। तो ये आपके क्या आते हैं, नोबल गैसेस होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनका नंबर क्या होता है, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, ठीक है, और इसका 36 होता है, इसका 54 हो जाएगा, इसका 86 हो जाएगा और इसका 118 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके नंबर भी मैंने आपको बता दिए, बाकी आप खुद चेक करने की कोशिश करेगी किस तरह से ये सोल्व होंगे। बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर फोर्थ अमेंडमेंट बिल 2022 में पास हुआ है राज्यसभा में, दिसंबर 2022 में। बोला कि सीक टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन टू द स्टेट ऑफ। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, तो ये खुद ट्राई करने लेना। तो मैं आपको यहाँ पर गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, राजस्थान की जो कैपिटल है, गवर्नर हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस जरूर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपका पूछा गया है गोवा, और हमें सबको पता है कि गोवा की जो कैपिटल होगी वो पणजी होगी, ठीक है। और पणजी, इसके साथ साथ जो गवर्नर है, गवर्नर यहाँ के कौन है, पीएस श्रीधरन है। पीएस श्रीधरन, तो मैं आपका शॉर्टकट लिख रहा हूँ, श्रीधरन, श्रीधरन पिल्ले यहाँ के गवर्नर है। सीएम कौन होंगे यहाँ के, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। प्रमोद सावंत क्या है, यहाँ के सीएम, सॉरी सीएम है। और अब मणिपुर की बारी है, तो मणिपुर को हम देखते हैं। तो ये मणिपुर क्या है, सेवन सिस्टर में आता है। तो सेवन सिस्टर मतलब कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही आता है। तो इम्फाल इसकी कैपिटल होगी, ये सबसे नीचे आएगा, इम्फाल इसकी कैपिटल होगी। और इसका जो गवर्नर है वो कौन है, यूके है आई थिंक, ए यूके, देखो, ए यूके, हाँ, ए यूके है, यूके नहीं, यूके है जो भी है। और इसके सीएम कौन है, बीरन सिंह है, एन बीरन सिंह यहाँ के सीएम है। पुराने हैं, बार बार जीतते आ रहे हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है? पिछले मतलब इस पेपर में पहले भी कर्नाटक को हम जिक्र में ला चुके हैं। तो कर्नाटक में आपका बेंगलुरु कैपिटल होती है इसकी, कर्नाटक की बेंगलुरु कैपिटल है। और इसके जो गवर्नर कौन बताया था, थावर चंद गहलोत है, थावर चंद गहलोत है। और इसके सीएम कौन है, सिद्धरमैया है, सिद्धरमैया यहाँ के सीएम है। और ये आपका राजस्थान आ गया, जिसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। सबसे खास जगह है यहाँ पर। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा। और सीएम कौन है यहाँ के, अशोक गहलोत। लो भाई, यहाँ के भी स्टेट मैंने कंप्लीट करा दिए, तो आप जरूर इसके बारे में याद कर लेना। तो मुझे यहाँ पर ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है राज्यसभा, तो राज्यसभा को हम कैसे भूल सकते हैं। राज्यसभा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई राज्यसभा के बारे में थोड़ा मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि राज्यसभा को हम क्या क्या बोलते हैं। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। साथ के साथ ये क्या है आपका, पार्लियामेंट का अपर हाउस भी हम बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसने बनवाई थी, मोन्टेग्यू, जेम्स फोर्ड ने यहाँ पर इसका निर्माण किया था। जेम्स फोर्ड ने यहाँ का निर्माण किया था 1918 में। ओके। तो सबसे पहली चीज पूछी जाएगी कि फर्स्ट राज्यसभा कब बनी। तो फर्स्ट राज्यसभा आपकी 1952 में बनी, 13 मई 1952 में बनी। और इसके साथ साथ आर्टिकल भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो कौन से आर्टिकल में होता है, 80 में होता है। मेंबर कितने होते हैं, 252 होते हैं। फिलहाल इलेक्टेड इलेक्टेड कितने हैं, 238 हैं। 12 किया है, 12 नॉमिनेशन मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे राज्यसभा के। ओके। तो यहाँ के जो हेड होते हैं, जो भी
जिसके पास पावर होती है राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इस चीज को भी याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के क्या है, हेड है। ठीक है भाई। तो बाकी कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि एज वगैरह का, एजुकेशन जो भी है रिगार्डिंग बैकग्राउंड, तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो आपके याद रखने की चीजें थी, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट बोला है कि सितंबर 2022, ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा चीज नहीं बताने वाला, लेकिन थोड़ा सा चेंज देख लेता हूँ क्या है। असेंबली स्टेट असाइड वन डे फॉर वुमेन्स एमएलएज टू स्पीक अबाउट वुमेन्स इश्यूज सच एज सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन। तो ये काम तो उत्तर प्रदेश में होता है, तो यूपी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ स्टेट दिए गए हैं, मैं इसके आपको फिर से क्या बताने वाला हूँ, स्टेट और गवर्नर, कैपिटल और सीएम कौन कौन है इनके। तो सबसे पहले पूछा गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश मतलब इसी पेपर में ये स्टेट बार बार आ रहे हैं, देख लो, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हो, इसकी कैपिटल जो हो जाएगी भोपाल है, ठीक है। इसके जो गवर्नर है कौन है, मंगूबाई है, मंगूबाई। ये भी अपने पास आ चुके हैं मंगूबाई, ठीक है। अब मंगूबाई पटेल जिसे हम बोलते हैं। और सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है, सीएम है। ओके। राजस्थान ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, फिर दोबारा करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर इसकी कैपिटल है। गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है, हाल फिलहाल जो करंट में चल रहे हैं। और सीएम यहाँ के कौन है, अशोक गहलोत। ओके। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हो, कि उत्तर प्रदेश जो है ना, अ, यहाँ की कैपिटल जो होगी लखनऊ है, लखनऊ है। और गवर्नर कौन है यहाँ के, आनंदी बेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। गवर्नर कौन है, आनंदी बेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और सीएम कौन है यहाँ के, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। योगी आदित्यनाथ यहाँ की क्या है, सीएम है। अब पंजाब के बारे में क्या जानते हो, कि पंजाब के साथ एक कैपिटल आती है चंडीगढ़, जिसे हम चंडीगढ़ बोलते हैं। और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, आपकी हरियाणा की भी। तो दो स्टेट की कैपिटल की कहानी से हम किस में रखते हैं, यूटी में रखते हैं। तो गवर्नर कौन है यहाँ के, बनवारी लाल पुरोहित है, बनवारी लाल पुरोहित है, पुरोहित है। और सीएम कौन है यहाँ के, भगवंत मान यहाँ के सीएम है, ठीक है। और एमएलए क्या होता है, एमएलए आपके स्टेट में होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपका एमएलए होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। बोला कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो भाई देख लो, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो सेकंड कौन है, फर्स्ट कौन है, और ये जो दे रखे हैं ये कौन है, और सबसे लास्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये सारे नॉलेज आपको होने चाहिए। तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट जो रहे हैं अपने, डॉक्टर राधा कृष्णन जी रहे हैं। तो ये आपका डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं। तो ये सबसे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। सेकंड नंबर पर कौन रहे हैं, जाकिर हुसैन जी रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपको कौन रहे हैं, वीवी गिरी जी रहे हैं। तो अब आप क्या बता सकते हो ये कौन है, कृष्णाकांत कब रहे हैं, बताओ भाई, कृष्णाकांत कब रहे हैं। कृष्णाकांत आपके 1997 में रहे हैं। 1997 से 2002 के बीच इसने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भारत में काम किया है। तो ये आपका कौन सा वाइस प्रेसिडेंट है, बताओ। तो ये आपका 10 नंबर का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। ओके। तो अब देखो आज के टाइम कौन है, आज के टाइम आपका जो चल रहा है 2023 में, ये आपका जगदीप जगदीप धनखड़ जी आज के टाइम के क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है।
फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, ये तीनों तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इनमें से आते हैं, या फिर आज का हो गया, या फिर इससे पहले कौन था आपका, वेंकैया नायडू इससे पहले थे, एम वेंकैया नायडू इससे पहले काम कर चुके हैं, ठीक है, जो कि 13 नंबर के थे, और यहाँ पर 14th नंबर के ये हैं, ठीक है। तो अब तक 14th प्रेसिडेंट आपके बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विथ 5 ईयर प्लान्स, कौन से प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया में 5 ईयर प्लान्स लिखा है। 5 ईयर प्लान्स मतलब जो भी इलेक्शन होते हैं और 5 साल के 5 साल के लिए वो रहते हैं, तो उसे हम 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, और उसमें जो क्या काम करवाया गया वो भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो मैं आपको जस्ट ये बताने वाला हूँ कि कौन के साथ किसका लिंक है, वैसे आंसर में भी दे रखा है, ठीक है। तो भाई, फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे फर्स्ट 5 ईयर भी था, और सेकंड 5 ईयर भी फर्स्ट के साथ है। तो ये जवाहरलाल नेहरू क्योंकि कंटिन्यू 10 साल यहाँ ने 10 साल इन्होंने काम किया है कंटिन्यू, सॉरी 10 साल काम किया, पाँच पाँच करके, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी चला गया, सेकंड 5 ईयर प्लान भी गया। तो सेकंड फर्स्ट के साथ, सॉरी जवाहरलाल नेहरू के साथ आपका सेकंड आ जाएगा। मनमोहन सिंह जी। तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी किस अटल देखो, अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो सिर्फ इन दोनों को देखकर। पहले कौन था प्राइम मिनिस्टर अपना, अटल बिहारी था या मनमोहन सिंह था, तो पहले अपना अटल बिहारी था। तो अटल बिहारी के साथ कौन आ जाएगा, 10th, और मनमोहन के साथ 11th। लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने इसको, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट के साथ ए है, सेकंड के साथ सी है, और थर्ड के साथ अपने अकॉर्डिंग बी है। तो मैच करिए फर्स्ट के साथ ए, सेकंड के साथ बी, ठीक है। तो यहाँ बस जस्ट लॉजिकली सोल्व किया है, ज्यादा यूज, क्योंकि मुझे पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन से पहले के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है भाई, अपने आज की इस वीडियो में हम जीके के कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन आए थे एसएससी मेंस में, और उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। अगर किसी में डाउट हो तो जरूर बताएं कि इसमें प्रॉब्लम है चुकी। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।